तो वेलकम गाइस। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो कि इंटायर यूएस टैक्सेशन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मतलब इस पर्टिकुलर लेक्चर को मैं बहुत ही हाई रैंकिंग करूंगा क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। स्पेसिफिकली यूएस सीपीए में तो सिमुलेशन पर्टिकुलर इस टॉपिक से आते हैं। तो मैंने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करी थी कि सर हम जो टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं तो वो आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जस्ट अ मोमेंट, थोड़ा सा स्क्रीन शेयर में इशू आ रहा है। स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? स्क्रीन अभी भी विजिबल नहीं है कई बच्चों को। मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, मुझे ही सामने स्क्रीन दिख रही है, मेरा आईपैड कनेक्टेड है। सो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। इनको आप सेक्शन के रूप में ही याद रखेंगे और ये जो तीनों सेक्शन है एक साथ पढ़े जाते हैं और तीनों सेक्शन के ऊपर मिक्स करके क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको ये समझना है कि अगर आपको यूएस टैक्सेशन में स्पेसिफिकली सीपीए में दो टैक्सेशन है ना, एक टीसीपी टैक्स कंप्लायंसेस एंड प्लानिंग और एक मेन रेगुलेशन। तो दोनों में को बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो ये बोलूंगा कि जो टीसीपी सब्जेक्ट है उसमें 100% एक सिमुलेशन इसके ऊपर आएगा, 100%। और इनरोल्ड एजेंट में एग्जाम में भी, क्योंकि इनरोल्ड एजेंट और यूएससीपी का ये फंडामेंटल लेक्चर है, तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों। 100% इस सेक्शन के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं और सिमुलेशन भी आना है। तो सेक्शन को एक साथ पढ़ें तो सबसे पहले हमने सेक्शन 1231 को ही डिस्कस करना है। आज मैं जो आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं वो है सेक्शन 1231। तो नाम से इसको याद रखेंगे, कुछ चीजों को हाईलाइट करेंगे कि सर सेक्शन 1231, अगर आप हेडिंग पढ़ें, सेक्शन 1231 प्रॉपर्टी इज ए लैंड और डेप्रिशिएबल पर्सनल प्रॉपर्टी। देखिए यहां पर क्या लिखा है, लैंड और डेप्रिशिएबल प्रॉपर्टी हेल्ड लॉन्गर और 1 ईयर एंड यूज्ड ट्रेड और बिजनेस। मतलब उन्होंने तीन बातें बोली कि कोई सी भी वो प्रॉपर्टी हो, अगर वो 1 साल से ज्यादा समय के लिए यूज की जाती है, बिजनेस में लिखा है ना नीचे, सेक्शन 123 प्रॉपर्टी इज ए लैंड और डेप्रिशिएबल प्रॉपर्टी हेल्ड लॉन्गर देन 1 ईयर एंड यूज्ड इन ट्रेड और बिजनेस। मतलब दो तीन कंडीशन है सर। पहली कंडीशन तो यही है कि वो 1 साल से ज्यादा यूज होनी चाहिए। दूसरा, ट्रेड और बिजनेस में ही यूज होना चाहिए। अगर वो ट्रेड और बिजनेस में यूज नहीं होती है, बिजनेस के पर्पस में हम यूज नहीं करते हैं, तो फिर वो सेक्शन 1231 की प्रॉपर्टी नहीं है। तो अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि मेरे पास एक घर है जिसमें मैं रहता हूं, वो एक बिल्डिंग है, क्या वो सेक्शन 1231 की प्रॉपर्टी हो सकती है, यस और नो? जिसमें मैं रहता हूं, जिस घर में मैं अभी बैठा हूं, ये मेरा घर है, तो क्या ये मेरे लिए सेक्शन 1231 है? सर नहीं है। अभी आप बोलोगे सर आप इसमें घर पे बैठ के पढ़ा तो रहे हो, घर पे ही बैठा हूँ, रात को 10 बज रही है तो। लेकिन मैंने क्या बोला, नहीं, पहली कंडीशन तो यही है कि वो एक डेप्रिशिएबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो डेप्रिसिएशन कभी भी आपको किसी पर्सनल प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं मिलता जो आप खुद के लिए यूज करते हो। तो हर वो प्रॉपर्टी जो बिजनेस में यूज की जाएगी। लेकिन सर अगर मैं यहां पर केवल ये बोल देता कि डेप्रिशिएबल, तो फिर आप बोलते सर लैंड के ऊपर तो डेप्रिसिएशन नहीं लगता। तो ध्यान रखिए, लैंड हो या डेप्रिशिएबल प्रॉपर्टी हो, अगर वो बिजनेस में यूज की जा रही है और 1 साल से लंबा समय आप उसको होल्ड करते हैं, तो उस प्रकार की प्रॉपर्टी को हम सेक्शन 1231 प्रॉपर्टी के नाम से जानेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यही है। अब नीचे मैंने एक हाईलाइट किया हुआ है, अगर आप देखें, आप अगर गौर से देखें, तो मैंने एक वर्ड को हाईलाइट किया हुआ है। हेडिंग हेडिंग पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। द टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, दिस इंक्लूड रियल प्रॉपर्टी। अब एक वर्ड आ रहा, रियल प्रॉपर्टी,
और एक वर्ड आपके सामने है पर्सनल प्रॉपर्टी। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को तो यही कंफ्यूजन होता है, उनको लगता है पर्सनल प्रॉपर्टी मतलब जो आप अपने लिए यूज करते हैं। आपको भी यही लगता है ना? सबको यही लगता है या किसी को डिफरेंशिएट लगता है? यहां पर मैंने वर्ड लिखा है, दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूड द रियल प्रॉपर्टी एंड डेप्रिशिएबल पर्सनल प्रॉपर्टी। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि मेरे पास अगर खुद की कार है, क्या वो मेरे लिए सेक्शन 1231 प्रॉपर्टी है? मेरी पर्सनल कार है? नहीं है सर। मतलब सर आप ये बोलना चाहते हैं कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है, वो सारी प्रॉपर्टी पर्सनल कहलाती है? वो सारी प्रॉपर्टी पर्सनल कहलाती है अगर उसको बिजनेस में यूज किया जाए। अब अगला क्वेश्चन मेरा ये आता है, सर मेरा तो कार का शोरूम है, एक शोरूम है कार का, उसको मैं खरीदता बेचता हूं, बिजनेस है मेरा, क्या वो मेरा सेक्शन 1231 की प्रॉपर्टी है? यस और नो? कितने लोगों को लगता है यस? वो हैंड रेज कर दें, या तो लिख दें कि सर मैं एक कार को खरीदता बेचता हूं। तो सबसे पहले, अभी आप लोगों ने फिर गलती कर दी एक बात, आप लोगों ने ये ध्यान ही नहीं दिया कि सर ने बोला कि सर डेप्रिशिएबल भी होना चाहिए। क्या आप अपनी किसी कार के ऊपर जो बिजनेस में यूज नहीं करते हो, ऐसी कार जिसको आप खरीदते बेचते हो स्टॉक, उसके ऊपर क्या आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो? सर नहीं करते, नॉट एट ऑल। तो यहां पर एक और वर्ड इंपॉर्टेंट है ना, डेप्रिसिएशन। तो सर इन्वेंट्री इज नॉट योर प्रॉपर्टी, इन्वेंट्री इज नॉट योर प्रॉपर्टी जिसको आप खरीदते बेचते हैं। तो सर मतलब नटशेल में आप ये कहना चाहते हो कि सर सेक्शन 1231 के लिए दो तीन कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सर या तो वो पर्सनल प्रॉपर्टी हो और उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो, या तो वो आपकी रियल प्रॉपर्टी हो, चाहे फिर वो लैंड हो चाहे वो बिल्डिंग हो, और इसको आप 1 साल से ज्यादा के लिए बिजनेस में यूज करें। सर बिजनेस यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो बिजनेस यूज के लिए है ही नहीं तो सेक्शन 1231 उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर सेक्शन 1231 एक अलग से रूल है। यस, एक रूल है, लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी सेक्शन 1231 में कवर नहीं होती, जैसे मैं आपसे बोलता हूं, लेट से मेरे पास एक बिल्डिंग है, उसको मैं 6 महीने यूज करके प्रॉफिट में बेच दूं, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। मेरे पास एक बिल्डिंग है, मैं उसको 6 मंथ में बेच दूं, तो उसके ऊपर टैक्स जरूर लगेगा, लेकिन सेक्शन 1231 वाला टैक्स नहीं लगेगा। सेक्शन 1231 एक अलग प्रकार का टैक्सेशन है। सेक्शन 1231 एक अलग प्रकार का सेक्शन। तो सेक्शन 1231 के लिए पहली कंडीशन क्या है सर? मोर देन 1 ईयर भी होना चाहिए, बिजनेस पर्पस भी होना चाहिए, और अगर आप इसको बेचते हैं तो यहां पर दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। सबसे पहले टिप्स, अगर आपने प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट कर दिया और लॉस में बेचा, पहला रूल, सेक्शन 1231 प्रॉपर्टी को अगर आप बेचते हैं और अगर लॉस में बेचते हैं तो इस प्रकार के लॉस को हम ऑर्डिनरी लॉस मानेंगे। अब सर ये ऑर्डिनरी लॉस का क्या मतलब होता है? कौन कौन बताएगा सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉस? अब जो बच्चे आज पहली बार बैठ रहे हैं, शायद वो थोड़ा सा स्ट्रगल करें, इसलिए पीछे के लेक्चर को जरूर देख लेना। मतलब सर हम एक तरीके से ये कह सकते हैं बिजनेस का लॉस। बिजनेस का लॉस सर, प्रॉपर्टी भले कैपिटल नेचर की, आप देखिए कमाल की बात क्या है कि प्रॉपर्टी कैपिटल नेचर की, अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी है मैं उसको सेल कर रहा हूं, है वो सेक्शन 1231 अगर उसके ऊपर लगेगा, लेकिन अगर लॉस होगा तो उसके ऊपर हम हमेशा कौन सा लॉस क्लेम करेंगे? ऑर्डिनरी लॉस। तो मैंने बहुत बड़े अक्षर में नोट्स में आपको लिख के दे दिया, क्विक टिप्स ऊपर ही, ऑर्डिनरी लॉस। तो एक एग्जांपल दिया है, उस एग्जांपल को हम पढ़ते हैं। ए बिजनेस टैक्सपेयर सोल्ड फॉर स्क्रैप आउटडेटेड इक्विपमेंट परचेज ईयर अगो। बहुत साल पहले इक्विपमेंट खरीदा था, तो दिमाग में आ गया सर बहुत साल पहले खरीदा था तो 1 साल से ज्यादा, और स्क्रैप में बेच रहे बिजनेस में से। इक्विपमेंट हैड एडजस्टेड बेसिस, एडजस्टेड बेसिस मतलब बुक वैल्यू, उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 5000। 5000 उसकी बुक वैल्यू है,
और उसको हम 2000 में बेच रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमें 3000 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, सेक्शन 1231 लॉस इज ऑलवेज ए ऑर्डिनरी लॉस, बात याद रहेगी। अब सर इसमें हमने लॉजिक क्यों नहीं लगाया? अब आप बोलोगे ना कि सर ये बिजनेस का लॉस क्यों है? सर देखा जाए तो ये कैपिटल नेचर की प्रॉपर्टी है, तो कैपिटल नेचर में तो कैपिटल लॉस आना चाहिए, बट हम इसको बिजनेस लॉस क्यों मान रहे हैं? कौन रीजन बताएगा? मैंने कई बार ये बातें बताई है। इसको हम बिजनेस लॉस क्यों मान रहे हैं? क्यों मान रहे हैं? पहला क्वेश्चन तो ये सर, हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि अगर इनकम टैक्स के किसी रूल में लिख दिया गया कि ये मानना है, तो फिर वहां पर लॉजिक नहीं चलाना है, लॉजिक चलाना ही नहीं। तो सर अब एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या क्वेश्चन हमको स्पेसिफिकली लिख कर देगा कि ये सेक्शन 1231 प्रॉपर्टी है, या हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा? कौन बताएगा? अब आप तो ये भी तो दिमाग लगाओ ना कि आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मिस्टर एक्स वाई जेड रनिंग ए बिजनेस फ्रॉम सेवरल ईयर अगो हेल्ड प्रॉपर्टी एंड क्लेम 20,000 डेप्रिसिएशन। सो क्या क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली लिखकर बताएगा कि ये दिस इज द सेक्शन 1231 प्रॉपर्टी? नॉट एट ऑल। क्वेश्चन कभी भी लिखकर नहीं बताता कि ये सेक्शन 1231 प्रॉपर्टी। अगर बता दिया तो अच्छी बात है, नहीं बताया तो भी अच्छी बात है, क्योंकि हम तो पहचान लेंगे ना सर, बिजनेस में है, 1 साल से ज्यादा है, डेप्रीशिएशन क्लेम कर रहे, तो अगर बेचा लॉस हुआ, ऑर्डिनरी लॉस मान लो, कहां दिमाग लगाना है? कुछ सोचना ही नहीं है, और आपको लिखना तो है नहीं। तो पहला रूल समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत? दूसरा रूल, अब दूसरा रूल बड़ा कमाल का है। अगर ये गेन हो गया, मतलब आपने अगर किसी भी प्रॉपर्टी को बेचा और उसमें आपको गेन हो गया, तो वो हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाए। मतलब सर आंख मूछ कर ध्यान नहीं रख सकते कि हमको ये भी देखना, लॉस है तो ऑर्डिनरी लॉस, लेकिन अगर वो गेन है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बात याद रहेगी। तो सर अब अगर यहां पर कैपिटल गेन हो गया, अब एक स्टूडेंट बोल रहे सर ये शॉर्ट टर्म होगा तो भी क्या? अब बताओ बेटा, अगर ये शॉर्ट टर्म होगा तो क्या ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल होगा? एक स्टूडेंट ने पूछा सर शॉर्ट टर्म हुआ तो। अभी मैंने डे वन पे क्या बोला, अभी आपको जस्ट बिगिनिंग में क्या बोला? कई बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर अगर शॉर्ट टर्म हुआ तो। अरे बेटा अभी तो बोला एनी प्रॉपर्टी विच इज होल्ड मोर देन 1 ईयर। तो जब मोर देन 1 ईयर है ही नहीं, तो सेक्शन 1231 लगाना ही नहीं है। तो सर दूसरी बात याद रहेगी, गोल्डन रूल, कि हमारे पास एक लैंड था जिसको हम 1 ईयर से ज्यादा होल्ड करते थे, और हमने उसको अगर बेच दिया, और अगर हमें किसी प्रकार का कोई कैपिटल गेन हो गया, तो वो अगर किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी हो, सेक्शन 1231 हो चाहे कुछ भी हो, हम उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगा देंगे। अब अगला एक ट्रिकी क्वेश्चन आएगा, यहीं पर बच्चे फंस जाते हैं, यहां पर बच्चे थोड़ा सा स्ट्रगल कर जाते हैं, जिसको मैं आपको समझाने जा रहा हूं। एक वर्ड आता है रिकैप्चर। तो रिकैप्चर वर्ड तो आपको थोड़ा बाद में समझ में आएगा। सेक्शन 1245 और 1250 के पहले मैं आपको एक लॉजिक वाला आंसर पूछना चाहूंगा। अब मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा जो कि हाईली टेस्टेड है। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, क्या किसी बिजनेस के पास सेक्शन 1231 की एक से ज्यादा प्रॉपर्टी हो सकती है क्या? पहला क्वेश्चन तो यही। क्या कंपलसरी की एक एक ही प्रॉपर्टी होना चाहिए? सर एक से ज्यादा हो सकती है। लेट से एक प्रॉपर्टी थी, उसकी बुक वैल्यू थी $100, बहुत छोटा फिगर ले लेते, इसको सोल्ड कर दिया $80। एक की बुक वैल्यू थी $100, ये हो गया 110 की बुक वैल्यू थी, इसको सोल्ड किया हमने 110 में, या थोड़ा सा और फिगर ले लेते,
बुक वैल्यू $100, सोल्ड किया 150, और दोनों ही सेक्शन 1231 की प्रॉपर्टी। गेन लॉकडाउन होगा, शॉर्ट गेन क्या होगा, ऑर्डिनरी होगा या कैपिटल गेन होगा, और कितना होगा आप लोगों को आंसर देना है। ये सिचुएशन नंबर 1 है, आप लोगों का आंसर देना। दिख रहा होगा कि सर एक बुक वैल्यू है 100 है, 80 में सोल्ड कर दिया, एक 100 है 150 में बेच दिया, क्या करें सर। तो सबसे पहले आपको लॉस निकालना है, लॉस और प्रॉफिट। तो सर ये तो लॉस हो गया, 20 का लॉस हो, इधर प्रॉफिट कितने का हुआ, ये आपस में सेटअप कर लिया जाएगा। ये जो 30 का बचेगा, ये कैपिटल गेन कहलाएगा या ऑर्डिनरी गेन कहलाए, क्वेश्चन तो ये। तो सर ये कहलाएगा कैपिटल गेन, ये क्या कहलाएगा, कैपिटल गेन। अब आप में से कुछ बच्चे ऑफेंड हो जाएंगे कि सर पिछले लेक्चर में आप कुछ और बता रहे थे कि सर कैपिटल लॉस केवल कैपिटल गेन से सेटअप होता, बताओ मैंने यहां पर अलग क्यों बता दिया। अब आप बोलो, जल्दी बोलो, आप बोलोगे ना ऐसा। लेकिन मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि ये कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं हम। तो जब हम सेक्शन 1231 के लिए अलग ही कुछ पढ़ रहे हैं तो हमें पुराने लॉजिक लगाना ही नहीं है, ये बात भी ध्यान, याद रहेगी ये बात, याद रहेगी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। क्योंकि ये रूल स्पेसिफिकली किसके लिए है, ये रूल स्पेसिफिकली है सेक्शन 1231। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर ये सेक्शन 1231 नहीं होता तो क्या कैपिटल ऑर्डिनरी लॉस को कैपिटल गेन से सेटअप करने का कहीं रूल पढ़ाया है क्या, नहीं पढ़ाया। याद करो, पीछे का लेक्चर याद करो, इसलिए मैंने बोला था कि ये सीरीज को बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। चलिए सिचुएशन नंबर 2, फिर से वही दो सिचुएशन। बुक वैल्यू है 100, सोल्ड किया 80, ठीक है। यहां बुक वैल्यू है 100, सोल्ड किया 105। बताओ नेट गेन और लॉस, ये असेट ए है और ये असेट बी, और दोनों ही 1231 है। अब सबसे पहले तो लॉस बताओ कितना है, नेट लॉस कितना है, 15 का लॉस। ये लॉस कैपिटल लॉस या ऑर्डिनरी लॉस, अब कई बोल रहे सर गेन है, अगेन ये कैपिटल लॉस, ओ सॉरी ऑर्डिनरी लॉस, कौन सा लॉस, ओएल। इज इट क्लियर, क्या याद रखने वाली बात है सर। अब सर ये सेक्शन 1231 में हमने तो बोला ना कि जो भी लॉस होगा, सेक्शन 1231 का कोई भी लॉस, कोई भी लॉस कैपिटल लॉस हो ही नहीं सकता, याद रहेगी बात। क्या वर्ड यूज कर दिया सर आपने, सेक्शन 1231 के सभी लॉस ऑर्डिनरी होते हैं। तो सर हमने एक ऑर्डिनरी लॉस से 1231 के लॉस को सेटअप कर लिया, क्या दिक्कत। लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो उसके अंदर सेक्शन 1231 में हमेशा जो गेन आता है वो कैपिटल गेन आता है, ये बात भी याद रहे, याद रहेगी। दो गोल्डन रूल बता दिए मैंने आपको, सिंपल सी बात। क्या दो बात बताई, जरा लिख के जाओ बेटा।
यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी लिखो, आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारी क्लास का तरीका अलग है। आपको अभी समझ में आना चाहिए, अभी आंसर लिखना है। यही चैट पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने, चैट पढ़ रहा हूं। सर गेन हो गया तो कैपिटल गेन, और हमेशा कैपिटल गेन कौन सा होगा बेटा, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, सीधी बात, हमेशा। कंफ्यूजन खत्म। सर लॉन्ग टर्म, क्योंकि सेक्शन 1231 तो शॉर्ट टर्म होता ही नहीं है। और सर हमेशा लॉस होगा तो लॉन्ग टर्म होगा। लेकिन अब इसके अंदर एक रूल है जिसको हम बोलेंगे रिकैप्चर रूल। अब हम एक पढ़ेंगे रिकैप्चर। रिकैप्चर रूल के अंदर हम एक सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं 1245। तो अगर एग्जामिनर आपको कितना भी कंफ्यूज करने की कोशिश करे, अगर क्वेश्चन में लिखा है सेक्शन 1231 गेन, मुझे बताओ आपको गेन कौन सा मानना, लिख देना बेटा, यहां पे चैट बॉक्स में लिख देना, पूरा पढ़ रहा हूं। सर कैपिटल गेन। सर एवरी लॉस ऑफ सेक्शन 1231 लॉस इज ऑर्डिनरी लॉस। बात समझ में आ गई, इसी पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब सर इसको ऑर्डिनरी लॉस क्यों मान रहे हैं, कई बच्चों का क्वेश्चन है, बताइए क्यों मान रहे हैं। सर अगर कोई प्रॉपर्टी बिजनेस में यूज की जा रही तो बिजनेस का लॉस क्या होना चाहिए, कायदे से आप मुझे बताओ। बिजनेस का लॉस क्या होना चाहिए, ऑर्डिनरी लॉस ही होना चाहिए ना। यार बिजनेस करने के लिए कोई प्रॉपर्टी ली है और बिजनेस में लॉस हो गया तो उसको कैपिटल लॉस क्यों माने। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर गेन हम कैपिटल गेन क्यों मान रहे हैं, उसको बिजनेस गेन क्यों नहीं मान रहे हैं। तो अब आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि क्या इसको कैपिटल गेन मानने के कारण बिजनेसमैन को कोई एडवांटेज हो रहा है, क्या आप पीछे पड़ के आ रहे हो आप। किसकी रेट हाई है, टैक्स की। पीछे का लेक्चर पढ़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कई बोल रहे सर इंडिया में रहते तो हमको लगता है कैपिटल गेन ज्यादा है, बेटा कैपिटल गेन कम रेट पे होता है। ऑर्डिनरी इनकम के ऊपर मैक्सिमम रेट है 37%। तो सर इसको हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से बेनिफिट के रूप में दे रहे हैं। तो आपको एक बात आज के बाद ये ध्यान रखना है कि सर हमको सेक्शन 1231 दिया है तो हम कभी भी शॉर्ट टर्म की तो बात ही नहीं करेंगे। अब आगे आते हैं अगला कॉन्सेप्ट जो और भी टेक्निकल है। अच्छा यहां तक कुछ टेक्निकल था कि आसान था, यहां तक तो कोई टेक्निकल नहीं लगा ना आपको, यहां तक तो कोई टेक्निकल नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखो टेक्निकल हम घुमाते हैं, हम नहीं जो। अब एक आ रहा है सेक्शन 1245, नाम याद रहेगा इसका, सेक्शन 1245। सेक्शन 1245 भी 1231 के जैस के कारण ही अराइज हो जाएगा। अब एक चीज बड़े ध्यान से पढ़ो, सेक्शन 1231 प्रॉपर्टी और सेक्शन 1245 प्रॉपर्टी में कुछ सिमिलैरिटी और कुछ डिससिमिलैरिटी आपको हेडिंग देख के बताना है। सेक्शन 1245 में कुछ सिमिलैरिटी क्या है जो 1231 में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा। सर डेफिनेशन पढ़ा दी आपने। सेक्शन 1245 प्रॉपर्टीज जनरली इज ए डेप्रिशिएबल पर्सनल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर लिखी ही नहीं है, कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर लिखी ही नहीं है जो बात आपके काम की है। सर यहां पर किसी भी प्रकार के लैंड और बिल्डिंग का नाम नहीं लिखा है। मतलब सर सेक्शन 1245 केवल एक ही प्रॉपर्टी की, एक ही नहीं, एक टाइप की प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, और वो प्रॉपर्टी होगी आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो, और उसको भी आप किस में यूज कर रहे हो। तो अगर एग्जामिनर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक बात लिख के दे दी कि क्या सेक्शन 1231 और 124 प्रॉपर्टी 1245 प्रॉपर्टी सिमिलर हो सकती है, ट्रू और फॉल्स, जरा लिख दो। ट्रू ट्रू वाले ट्रू ट्रू लिख दो, फॉल्स वाले फॉल्स लिख दो। मेरा क्वेश्चन सुन लो, क्या सेक्शन 1245 और 1231 एक जैसी प्रॉपर्टी हो सकती है क्या। 100% सत्य है सर, क्योंकि सेक्शन 1231 में भी एक बात आपने बोली थी कि उसको किस में यूज होना चाहिए, बिजनेस में होना चाहिए, हो रही है सर। आपने ये बोला था कि वो 1 साल से ज्यादा के लिए होना चाहिए, वो भी हो रही है।
आपने वहां पर बोला था कि डेप्रिशिएबल, लेकिन केवल एक ही प्रॉपर्टी को यहां पर छोड़ दिया है। कौन सी प्रॉपर्टी छोड़ दी है? कौन सी प्रॉपर्टी छोड़ दी है? रियल प्रॉपर्टी। तो आज के बाद कभी भी ये कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए कि सेक्शन 1231 और 1245 सिमिलर नहीं हो सकती। मतलब सर, लैंड और बिल्डिंग के अलावा जो 1231 के रूल्स है वो सेक्शन 1245 और सेक्शन 1245 एक अलग से कॉन्सेप्ट है जो अलाइंड कर दिया जाता है सेक्शन 1231 के साथ। अब मुझे बताइए, क्या आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी सेक्शन 1231 और 1245 की प्रॉपर्टी को पहचानने में? किसको लगता है कि सर हम तो नहीं पहचान पाएंगे? किसको लगता है कि हम नहीं पहचान पाएंगे? वो लिख दें हाथ खड़ा कर। उनके आंसर को मैं दूंगा। कुछ बच्चे लिख रहे हैं, क्यों नहीं पहचान पाओगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया मेरे पास एक बिल्डिंग है, सेक्शन 125 1245 है, यस और नो, चलो लिखते चलो आप लोग। नो, आपने पहचान लिया। मैंने बोला मेरे पास एक कार है जिसको मैं बिजनेस में यूज करता हूं और जिसके ऊपर मैंने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है, 1245, यस और नो? आपने पहचान लिया, यस। मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एक कार है जिसको मैंने अभी 3 दिन पहले खरीदा है, लेकिन मैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेना चाहता हूं। आपने तुरंत बोल दिया नहीं, क्योंकि सब 3 दिन हुए हैं। तो आप सब तो पहचान पा रहे हो। आप क्यों नहीं पहचान पा रहे? बताओ, ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें आप नहीं पहचान पाओगे? तो आप कैसे कह सकते हो कि आप नहीं पहचान पा रहे हो? सर, सीधी बात तो यही, आप बार बार यही कहना चाह रहे हो। सेक्शन 1245 एक अलग प्रकार का गेन है। एक अलग प्रकार का गेन है जो सेक्शन 1231 की प्रॉपर्टी के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। आ रहा होगा सुन के मजा कि क्या लग रहा है सर, क्या कहना चाह रहे हो आप? सेक्शन 1231 की प्रॉपर्टी के ऊपर लगने वाला एक रूल है सेक्शन 1245, और वो बोलता है रिकैप्चर रूल। अब कुछ बच्चे थोड़ा सा एंड में कंफ्यूज होंगे, उसको हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी हमें राइट नाउ कंफ्यूज नहीं होना है। राइट नाउ कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब सेक्शन 124 पर मैं सेक्शन 1245 को खत्म किए बिना आगे नहीं बढ़ूंगा। अब सेक्शन 1231 क्या, 1245 क्या बोल रहा है? सेक्शन 1245 प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, the depreciation deduction reduce the basis of the property affecting the calculation of gain। मतलब कि सेक्शन 1245 बोलता है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी को सेल किया, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, एग्जांपल मेरे पास एक कार है और वो मैं उसको 1 ईयर से ज्यादा होल्ड करता हूं और मेरा उसका बिजनेस में है वो पर्पस। आप सभी अग्री करते हो सर ये 1231 की प्रॉपर्टी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको? अग्री करते हो? सभी अग्री करते हैं यस सर ये 1231 है। पहली कंडीशन फुलफिल कर लिया आपने, 1231 है कि नहीं है? हाँ सर, 1 साल से ज्यादा होल्ड कर रहे हो, बिजनेस में यूज कर रहे हो, डेप्रिसिएशन ले रहे हो। चलिए, इसकी बुक वैल्यू लिखते हैं हम। बुक वैल्यू है $1,00,000। इसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन क्लेम किया है $30,000। ये हो गया 70,000 इसकी एडजस्टेड बेसिस। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी सभी को कि यस सर 1 लाख की एसेट है, 30,000 का आपने डेप्रिसिएशन किया एडजस्टेड बेसिस। अब इसको सोल्ड कर देते हैं। अब सोल्ड कर दिया सर, लेट से आपने सोल्ड कर दिया 120 में। सबसे पहले तक गेन बताओ कितना है? सबसे पहले तो गेन बता दो आप। सभी ने बता दिया सर, एक ये 70 की चीज को बेचा तो ये हो गया 50,000 का गेन। इस गेन के दो टुकड़े करना है। इस गेन के दो टुकड़े करना है।
एक ले जाना है सेक्शन 1245 में और एक ले जाना है 1231 में। बात समझना। तो जो 1245 बोलता, बोले जितना डेप्रिसिएशन लगाया और गेन दोनों में से जो कम है, दोनों में से जो कम है उसको हम मानेंगे ऑर्डिनरी इनकम। तो बताओ इस क्वेश्चन में आपने 50 में से कितनी ऑर्डिनरी इनकम मान लेनी है? तो आप बोलोगे सर 30,000, 30 की। और 20 के क्या मान लेना है? 20 के आपने क्या मान लेना है? सेक्शन 1231। और सेक्शन 1231 में हमेशा क्या लगेगा? कैपिटल गेन। बात समझ में आई या नहीं आई? कहानी समझ में आई कि नहीं आई? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। क्या कंक्लूजन निकलता है इससे? कंक्लूजन क्या निकाल लेते हो इससे? कुछ कंक्लूजन निकालना पड़ेगा ना। मतलब सर सेक्शन 1245 एक ऐसा गेन है, जितना डेप्रीशिएशन आप क्लेम कर चुके हो उतना अमाउंट वो ऑर्डिनरी इनकम में लेकर जाते हैं, उतना अमाउंट वो ऑर्डिनरी इनकम में लेकर जाते हैं। और जितना आपने डेप्रीशिएशन के ऊपर गेन कमाया है वो कैपिटल गेन के ऊपर लेकर जाते। जितना आपने कमाया, बोले इस चीज की। अब सर ये लॉजिक क्या है? ये लॉजिक ये है कि ऑलरेडी 30,000 जो आप हैं, जो आपने ऑलरेडी 30,000 कमाया है, मुझे बताओ वो अब ऑलरेडी कहां पर डेबिट कर चुके हो? यार जो आपने 30,000 का डेप्रिसिएशन लिया है वो किस में डेबिट कर चुके हो? आप पी एंड एल में डेबिट कर चुके हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहां पर बनता है? कहां पर बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? ऑर्डिनरी इनकम में या कैपिटल इनकम के लिए? ऑर्डिनरी इनकम के लिए। तो बोले जितना आप ऑलरेडी पी एंड एल में डेबिट कर चुके हो उतना ही तो हम वापस आपसे क्या बोल दे रहे हैं कि वो ऑर्डिनरी इनकम है। तो वो जो लॉस की डिडक्शन ली थी इस इनकम से उसको सेट ऑफ कर देंगे, उसका बेनिफिट हटा देंगे। ये बड़े लेवल के लॉजिक है। ये लॉजिक सोचना बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है कई बार। बात समझ में आई? और बाकी का 20,000 वो है हम कैपिटल गेन लगा देंगे। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको बोलता है कि जितना पीएनडल में डाल चुके हो उतने गेन को तो मैं आपको ऑर्डिनरी इनकम मानूंगा। आप ऑलरेडी उधर बेनिफिट ले चुके, मैं आपको डबल बेनिफिट नहीं देना चाहता हूं। ये बड़े लेवल का लॉजिक है, कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी हम इसको अर्लियर क्लेम कर चुके हैं एज ए पीएनडल। तो उस पीएनडल को हम रिवर्स कर रहे हैं। अब जरा एक बार ऊपर से जाकर डेफिनेशन देखो सेक्शन 1231 की। क्या अगर मैं कोई ऐसी लैंड को बेच दूं तो क्या उसके ऊपर सेक्शन 1245 एप्लीकेबल होगा? नॉट एट ऑल। मतलब सर क्या उसके ऊपर सेक्शन 1231 एप्लीकेबल होगा? यस सर। सर 1245 के लिए प्री कंडीशन क्या है? 1245 की प्री कंडीशन क्या है? कौन कौन बताएगा? सर 1245 की प्री कंडीशन तो सबसे बड़ी यही है कि डेप्रिशिएबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पहली चीज। और दूसरी बात, वो एक पर्सनल प्रॉपर्टी होना चाहिए। तीसरी बात, वो 1 साल से ज्यादा होना चाहिए। चौथी बात, जितना डेप्रीशिएशन क्लेम किया है। अब एक क्वेश्चन आता है, आंसर देना, क्या सेक्शन 1245 में लॉस हो सकता है? अरे सेक्शन 1245 लॉस के लिए बना ही नहीं। पूछो क्यों? जल्दी पूछो बेटा। क्योंकि जो लॉस है वो ऑलरेडी आप क्या मान के चलते हो? अभी तो पढ़ा है आपने सेक्शन 1231 में, ऑर्डिनरी लॉस। जब वो ऑलरेडी ऑर्डिनरी लॉस है तो उसको अलग से और क्या कर लोगे आप? सेक्शन 1245 तो बोलता है कि एक ऐसा कैपिटल गेन जो आपका, वो अब हम उसका नेचर बदलेंगे।
हम उसके नेचर को बदलने के लिए ही तो सेक्शन 1245 लेकर आए हैं। ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली यूएस सीपीएस स्टूडेंट के लिए तो जान है, ये जाने जहान है ये बात। ये वाले बच के बाहर निकल सकते, पूछो क्यों? मैं बार बार बोल रहा हूं, इनरोल्ड एजेंट बच के बाहर क्यों निकल सकते हैं इस जगह से? क्योंकि वहां पर एग्जाम में केवल और केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन यूएस सीपीए की एग्जाम में एक पहाड़ है जो आपको पार करना है। क्या है उसका नाम? सिम्युलेशन। तो सिम्युलेशन में आपके सामने ऑप्शन नहीं होता है, सिमुलेशन आपके सामने ऑप्शन नहीं होता है कि आप अपने हिसाब से चूज कर लो। वहां आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको आंसर निकालना पड़ेगा 1231 का, 1245 का, 1250। अभी तो 1245 1250 भी आ रहा है। तो मुझे बताओ, अगर मैं आप लोगों से नटशेल में पूछूं, अब मैं आपसे एक एक बात पूछ रहा हूं, आपकी चैट पढ़ते जा रहा हूं। सेक्शन 1231 का गेन हमेशा कैपिटल गेन होता है, बात समझ में आई? ट्रू और फॉल्स लिखते जाओ बेटा, लिखते जाओ सभी लोग, मैं पढ़ते जा रहा हूं, कोई फॉल्स ना लिख दे। सर बिल्कुल बात सही है सर। 1231 का लॉस हमेशा ऑर्डिनरी लॉस होता है, बात समझ में आ गई? सर सेक्शन 1245 1231 के कारण ही लगता है, लेकिन 1245 की कंडीशन क्या है कि वो डेप्रीशिएबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वो ये रिकॉर्ड हो रहा है तो आप सब याद रखोगे। अगर डेप्रीशिएबल प्रॉपर्टी है और अगर हमको कोई गेन हुआ है, तो जितना हमने पहले डेप्रीशिएशन क्लेम किया है, उतना डेप्रीशिएशन वाला अमाउंट एज ए कहां पर ले जाते हैं हम? रिकैप्चर करके उसको ऑर्डिनरी इनकम में ले जाते हैं, और उसके बियॉन्ड जो बच जाता है उसको कहां पे ले जाते हैं? कैपिटल। और एक और बात सर, सेक्शन 1245 में ना तो लैंड कवर होता है, रियल प्रॉपर्टी को हम कवर नहीं करते। अब एक क्वेश्चन आता है, सर हमने कोई लीज इंप्रूवमेंट किया हुआ है, कोई इंप्रूवमेंट किए हुए हैं, हमने पार्किंग लॉट बनाया हुआ है, क्या सेक्शन 1245 वहां पर एप्लीकेबल हो सकता है? एक पार्किंग लॉट बनाया आपने, कौन बताएगा? यस और नो? क्यों नहीं हो सकता? पार्किंग लॉट अलग कौन, क्या वो एक बिल्डिंग है? क्या वो एक रियल प्रॉपर्टी नहीं है? वो लैंड तो नहीं है ना, तो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है। लेकिन वो हम मेन करिकुलम में जब पढ़ेंगे, तो आज के बाद आप, अच्छा अब मैं एक बात बोलूं, सेक्शन 1245 तो सर वहीं लगेगा जहां 1231 लगता है, अदरवाइज लगेगा ही नहीं। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ये बात भी सबसे इंपॉर्टेंट है समझने वाली, कि सर सेक्शन 1245 जो अराइज होता है वो 1231 के कारण ही अराइज था। कि नहीं डिफिकल्ट टॉपिक ये? अब आसान हो गया है? कोई मुश्किल इसको समझने में? कोई मुश्किल? किसी के कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आई विल टेक। अब बढ़ते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने बोला था आपको इसके ऊपर, मैंने नोट्स में इसलिए आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए। अब मैंने यहां पर लिख दिया ऑर्डिनरी इनकम प्लस कैपिटल गेन, रिकैप्चर रूल। हम यही कह सकते हैं ऑर्डिनरी इनकम प्लस कैपिटल गेन। ये बात भी समझ में आती है? अब एक स्टूडेंट ने पूछा सर वहां पे इंटेंजिबल प्रॉपर्टी भी लिखा था, मुझे बताइए इंटेंजिबल प्रॉपर्टी के ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो कि नहीं करते? लाइक पेटेंट। अरे डेप्रिसिएशन नहीं करते तो अमोर्टाइजेशन तो करते हैं ना, तो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इज सिमिलर थी, तो सेम चीज है। अब हम बात कर रहे हैं, इस थ्योरी को जरूर पढ़ लीजिए ध्यान से। रिकैप्चर ऑफ डेप्रिसिएशन, ऑर्डिनरी इनकम व्हेन सेक्शन 1245 प्रॉपर्टी सोल्ड इट गेन, द अमाउंट ऑफ गेन इक्वल टू टोटल डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन टेकन ऑन द प्रॉपर्टीज रिकैप्चर्ड एज ए ऑर्डिनरी इनकम, नॉट एज ए कैपिटल गेन। तो एग्जाम में कई बार ये वर्ड लिखा आ जाएगा,
रिकैप्चर्ड। अब वहां पर अगर रिकैप्चर्ड गेन लिखा है तो इसका क्या मतलब मानोगे आप? अगर वहां पर रिकैप्चर्ड गेन लिखा है तो क्या मानोगे आप इसका मतलब? सर रिकैप्चर्ड मतलब गेन लिखा है तो सीधे ऑर्डिनरी इनकम मान लेंगे, सीधी बात है। अब एक क्वेश्चन ये आता है, क्या सेक्शन 1245 में जीरो कैपिटल गेन आ सकता है? एक क्वेश्चन था एमसीक्यू का, वो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। चलो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि सेक्शन 1245 में केवल और केवल ऑर्डिनरी गेन आए? कितने लोग इस बात को समझ गए? प्रूफ करूं एग्जांपल से कि आ गया समझ में? प्रूफ कितने लोग चाहते हैं? सर कर दो प्रूफ। चलो, क्योंकि बेसिक क्लास है तो ये बिल्कुल समझना। आपके पास एक कार है $10,000 की, ठीक है, $10,000 की है। डेप्रीशिएशन आपने क्लेम किया 3000, एडजस्टेड बेसिस 7000, सोल्ड कर दिया 10,000। बताओ कैपिटल गेन कितना हो? जल्दी बताओ कैपिटल गेन। फट से आप कहीं बोल रहे 3,000, बस यही मैं चाह रहा था बेटा। 7,000 की चीज को बेचा 10,000 में, तो पहले लिखो गेन हुआ, लेकिन क्योंकि डेप्रीशिएशन भी 3,000 है, तो ये पूरा का पूरा गेन क्या मान लिया जाएगा? पूरा का पूरा गेन क्या मान लिया जाएगा? ऑर्डिनरी गेन, ऑर्डिनरी इनकम। क्या? अब अगला क्वेश्चन है कि अगर मान के चलो इस प्रॉपर्टी को मैं सोल्ड आउट करता 9,000 में, तो क्या होता? 9,000 में सोल्ड आउट किया, कितना ऑर्डिनरी इनकम? जल्दी लिखो। कई लिख रहे 6,000। अरे बेटा गेन ही 9,000 माइनस 7 2 हुआ है। तो सर डेप्रीशिएशन तो 3 लगा था, तो गेन और डेप्रीशिएशन विच एवर इज लोअर, ये बात भी तो बोली थी मैंने। 1,000 कहां से आ गए हिमानी? बात समझ में आ गई? क्लियर है? 100% क्लियर है? अब बेटा इससे सरल लैंग्वेज दुनिया में नहीं है, सही बोल रहा हूं, इससे सरल लैंग्वेज, वो भी यूएस टैक्सेशन की। सोच के देखना कि हमने क्या पढ़ लिया 15-20 मिनट में। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए एग्जाम्पल पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। पढ़ लो फटाफट एग्जाम्पल। बिजनेस की प्रॉपर्टी होना चाहिए, बिजनेस का नेम प्रॉपर्टी नेम अलग कंसेप्ट है, टैक्सेशन बिजनेस की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। हाँ 2,000 वो है, ऑर्डिनरी इनकम कंसिडर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, स्टीवर्ट परचेज ए मशीनरी ऑफ 20,000, ही टुक 14,000 डेप्रिसिएशन बिफोर सेलिंग द एसेट। तो 14,000 का डेप्रिसिएशन ले चुके थे, 20,000 उसकी कॉस्ट थी। तो सर अल्टीमेटली उसकी जो बुक वैल्यू थी वो 6,000 थी। 20,000 माइनस 14,000, 6,000 की एसेट्स को हमने कितने में सोल्ड किया है? द मशीन कितने में बेचा है? सो इट परचेज 20,000 टू 14,000 डेप्रिसिएशन बिफोर सेलिंग द एसेट्स फॉर 9,000। तो सर 9,000 में बेचा है, 3,000 का गेन हुआ है। तो सर ये 3,000 का पूरा गेन क्या हो गया? ऑर्डिनरी इनकम। ये एग्जांपल मैंने आपके पढ़ने के लिए दे दिया, मैंने यहां पर इसको समझा दिया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी आप पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद टेक्निकल एग्जांपल आया। सबसे टेक्निकल एग्जांपल नीचे दिया, ट्रिकी मैंने। पहले आप दूसरा एग्जांपल आराम से पढ़ लो, आराम से, कोई जल्दी नहीं है अपने को। अज्यूम द सेम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एग्जांपल 1। अब यहां पर मशीन सेल्ड की जा रही है 25,000 में, ठीक है सर, 25,000 में सोल्ड आउट की है। बेसिस तो वही 6,000 है, क्योंकि 20,000 के ऊपर आपने 14,000 का डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, तो 6,000।
तो 25 माइनस 6, 19,000 में उसको सोल्ड किया, सॉरी सोल्ड अपन ने किया 25 में, 25 में सोल्ड किया है, और उसकी बुक वैल्यू थी 6,000, तो 19,000 का गेन आ गया। इस गेन के दो टुकड़े किए, बताओ कितना डेप्रिसिएशन ऑलरेडी क्लेम है? सर 14,000। तो ये हो गया ऑर्डिनरी इनकम, और 5,000 क्या हो गया? कैपिटल। बात समझ में आती है? देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कितना स्वार्थी डिपार्टमेंट है नहीं स्वार्थी। कितनों को लग समझ में आ गया कि यार इनकम टैक्स तो बहुत चालू है? कितनों को समझ में आ गया कि चालू है या नहीं है? ये वर्ड मैं यूज कर रहा हूं बिल्कुल, ये मेरे मेरे मुंह से ही सुनोगे आप बस। वो इतने समझदार हैं कि उनको पता है कि अगर 14,000 ऑर्डिनरी इनकम है, तो 14,000 के ऊपर हम ऑर्डिनरी इनकम मतलब 37% तक टैक्स ले सकते हैं। लेकिन कैपिटल गेन के ऊपर कभी भी 37% का कोई टैक्स रेट, तो देखो उन्होंने 14,000 को ऑर्डिनरी, और उनका लॉजिक भी सही है। बताइए उनका, अच्छा बोल चालू है लेकिन बिल्कुल लॉजिकल चालू है। वो बोले कि भैया आप भी तो समझदार हो, आपने वो चीज डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, तो डेप्रिसिएशन के कारण आपने आपकी ऑर्डिनरी इनकम को कम किया है ना। यस अंकुर बिल्कुल सही है। तो बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। अब अगला एग्जाम्पल बहुत ही टेक्निकल है, और ये बहुत ढूंढ के निकाला मेरे को एग्जाम्पल, मैं ढूंढ रहा था। अब आप सबको मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक बात समझाई थी, लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो आप मुझे बताइए कि जो सेक्शन 1231 का लॉस है, जब वो कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा तो वो लॉस कैपिटल लॉस कहलाएगा या ऑर्डिनरी लॉस कहलाएगा? सर लॉस जब कैरी फॉरवर्ड होता तो कोई नेचर थोड़ी बदल जाता, वही नेचर है। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, बहुत टेक्निकल एग्जांपल था ये, और मुझे एक आर्टिकल में मिला ये। ओपनिंग लॉस से 3,000। अब आपने सेकेंड ईयर में एक प्रॉपर्टी सेल करी है, उसकी प्राइस थी 15, ओरिजिनल कॉस्ट थी 10, उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया 6,000। सबसे पहले तो मुझे बताओ एडजस्टेड बेसिस कितना है इसमें? एडजस्टेड बेसिस जल्दी बताओ बेटा, एडजस्टेड बेसिस कितना है? सर ऑब्वियसली बात है, ओरिजिनल कॉस्ट 10,000, उस पर डेप्रिसिएशन, तो एडजस्टेड बेसिस है आपका 4,000। बात समझ में आई? कितने में बेच रहे हैं इसको? क्वेश्चन में लिखा है 15,000 में लिखा है ना। गेन कितना हो गया? गेन हुआ 11,000। अब उन्होंने जो डेप्रिसिएशन था वो, देखा जाए तो हमारा 6,000 ही जो लॉस है, 6,000 जो लॉस है, उसी लॉस को ऑर्डिनरी लॉस मानना, उस लॉस को ही, उतने लॉस को ही ऑर्डिनरी इनकम मानना चाहिए। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और है कि अगर कोई पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड 1231 का लॉस है, तो अगर आपको आगे गेन हुआ तो उतना अमाउंट भी ऑर्डिनरी मान लिया, रिकैप्चर मान लिया जाए। अब देखो इस क्वेश्चन में रिकैप्चर हो गया 9,000, और 2,000 हो गया कैपिटल। वेरी वेरी टेक्निकल। ध्यान से देखो आराम से। अब मैं जरा उसमें जो काला पीला है वो हटा देता हूं, आप सोचना, आप सोचकर आंसर देना। आराम से पढ़ लो, कोई जल्दबाजी अपने को है ही नहीं। जो रिकॉर्डिंग्स देखते हैं स्पीड बढ़ा के देख लेना बेटा, स्पीड बढ़ाकर देख लेना बस।
आ गया समझ में कि नहीं आया? सर सीधा सा लॉजिक है कि हमारे पास पिछले साल का 1231 का लॉस था, वो लॉस हमेशा ऑर्डिनरी लॉस कहलाएगा। तो सबसे पहले अगर कोई गेन होगा 1231 में, 1231 में कोई गेन होगा तो वो पीछे के लॉस को सेटअप करने के लिए यूज किया जाएगा। ये बात बहुत ही टेक्निकल एडवांस लेवल की बात है। कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया पूरा? कि सर आप ये कहना चाहते हो कि सेक्शन 1231 का जो लॉस है, अगर वो फ्यूचर में किसी गेन से सेटअप हो सकता है, मतलब हम प्रीवियस लॉस को भी कंसीडर कर लेंगे रिकैप्चर में। रिकैप्चर में प्रीवियस लॉस भी कंसीडर किया जाता है, एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है। अब एक स्टूडेंट पूछ रहे कि सर हमें क्या बुक रीड करने की जरूरत है? बेटा हमारा रिजल्ट ही 95%, 98% क्यों है? क्योंकि हमारी टेक्स्ट में बुक रीड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल मैंने आपको बना के देना है। तो आप ये ध्यान रखिए, आपने मेरे ही नोट्स पढ़ना है, मेरे ही फ्लैश कार्ड पढ़ना है, और सिर्फ क्लास को पढ़ना है। 100% पास हो गए आप, क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल ढूंढ ढूंढ के लाके देता हूं। अगर आप बुक पढ़ने की कोशिश कर जाओगे तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। स्पेसिफिकली इनरोल्ड एजेंट में तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको केवल यही पढ़ना है। तो यहां पर हमने एक बात सीखी। क्या बात सीखी सर? कि सर 1231 डेप्रिसिएशन में पीछे का लॉस भी प्लस कर दिया जाता है। ये बात अगर आपने समझ ली तो आपको रिकैप्चर पूरी तरीके से समझ में आ गया। मतलब अब मैं यहां पर एक बात लिखने जा रहा हूं, एक बात लिखने जा रहा हूं, आप लोग इस बात का आंसर देना। आपको ये बात समझ आएगी नहीं जो मैं यहां पे लिख रहा हूं। मैं यहां पे बोल देता हूं पहले। सर करंट ईयर डेप्रिसिएशन प्लस लास्ट ईयर 1231 लॉस इज इक्वल टू रिकैप्चर। कितनों को ये बात समझ में आ गई? ट्रू और फॉल्स? करंट ईयर डेप्रिसिएशन प्लस लास्ट ईयर 1231 लॉस। सर वो लॉस भी लास्ट ईयर का 1231 ही होना चाहिए। मतलब आप ये गोल्डन रूल बना लो कि सर पिछले साल का 1231 लॉस और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन तक के अमाउंट को हम ऑर्डिनरी इनकम मान लेते हैं, उसके बियॉन्ड जो जाता है उसको कैपिटल गेन मान। काफी टेक्निकल हो गया होगा आज आपको नींद नहीं आया, ऐसा हो सकता है। फिर से सुन लीजिए। प्रीवियस ईयर का 1231 लॉस प्लस करंट ईयर डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू रिकैप्चर अमाउंट। और जितना रिकैप्चर होता है उतना ही ऑर्डिनरी होता है, उसके बियॉन्ड जो होता है वो कैपिटल गेन। तो हमारे इस एग्जांपल में प्रीवियस ईयर का 3000 लॉस था और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना था? 9000। ये 9000 क्या हो गया आपका? ऑर्डिनरी इनकम से। तो जो आपको टोटल गेन हुआ था, ओरिजिनल कॉस्ट थी 10,000 माइनस 6, 4,000। और 4,000 की चीज को आपने बेचा 15 में 11। तो इस 11 में से 9 चला गया आपका ऑर्डिनरी इनकम और 2 आपका चला गया सेक्शन 1245। एंड इसके बियॉन्ड नहीं है, इसके बियॉन्ड है सेक्शन 1245। लेकिन वो आपको तब समझना है जब आप इसको अपने जहन में उतार लो। तो कल के लेक्चर में 1245 नहीं, 1250 समझेंगे। 1245 1231 साथ में पढ़ना ही पड़ेगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि सर दोनों अलग पढ़कर समझे ही नहीं जा सकते? ये बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? कि सेक्शन इसीलिए
अब आपको समझ में आ गया होगा सर ये वर्कशॉप क्यों ली गई, क्योंकि आपको अलग से ही समझाना पड़ेगा ये। बोथ आर कोरिलेटेड, सेक्शन 1231। अब जहां सेक्शन 1231 एप्लीकेबल ही नहीं होगा वहां पे 1245 लग ही नहीं सकता। अब एक स्टूडेंट पूछ रहे सर लास्ट ईयर लॉस होता तो, अब मुझे बताओ क्या लॉस में 1245 की जरूरत है? सुब्रनील ही पूछ सकते थे ऐसा क्वेश्चन, बताइए। 1245 का जन्म क्यों हुआ है? जरा चैट बॉक्स में लिख के जाना। उसकी उत्पत्ति किस कारणों से हुई है? कि एक कैपिटल गेन का नेचर बदलने की। बात समझ में आ रही है? सेक्शन 1245 की उत्पत्ति, हिंदी में वर्ड बोल रहा हूं, उत्पत्ति उसका उत्थान एक ऐसे कैपिटल गेन के नेचर को ऑर्डिनरी इनकम में बदलने की, कि जितना डेप्रीशिएशन क्लेम कर चुके और जितना लास्ट ईयर का 1231 से उतना अमाउंट तो हम आपकी ऑर्डिनरी इनकम मानेंगे, उसके बियॉन्ड कैपिटल गेन मानेंगे। तो सेक्शन 1245 कभी भी लॉस के केस में एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। वो सीधा का सीधा 1231 का लॉस हो जाएगा। और ऑल द 1231 लॉसेस इज, जरा लिखते हुए जाना बेटा, ऑल द 1231 लॉसेस इज, लिख दो फटाफट, ऑर्डिनरी लॉस। सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ। अब इस चैप्टर को हो सके तो एक नहीं दो बार सुन लेना। कितनी बार? दो बार। क्योंकि आप जब सिमुलेशन करने जाओगे तो आपको बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी गारंटी, लिख के दे सकता हूं, सारी चीजों को मैंने कवर कर लिया। 1231 1245 डन डन डन, डील डन है। कल 125 1250 को क्या करेंगे हम? फिनिश।